Good morning to all of you. First, we will take your attendance. Kirmi, Angel, Present, sir. Anirudh, Present. Dhruv, Present, sir. Priyanka, Present, sir. Pooja, Present, sir. Bhumika, Mitesh, Present, sir. Sahil, Present, sir. Steffi, Present, sir. Om Patel, Keshvi Rana, Present, sir. Krupal, Present, sir. Darshnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Present, sir. Vansh, Mayur, Present, sir. खुशबू, निराली चौधरी, लीजा गामित, तनुश्री, दीप चौधरी, तन्वी, शिवानी चौधरी, Present. शिवानी चौधरी, कैनिल, Present. संजो, अदिति, Present. जील, Present. एसवीवी स्टूडेंट्स, आदित्य, वर्षिल, Present. वर्षिल, Present, sir. खुशी पटेल, यश, Present, sir. नील पटेल, भावना शर्मा, Present, sir. ये कौन है? लड़का भी बोल रहा है, लड़की बोल रही है भावना में। भावना शर्मा, Present, sir. ओके। ध्रुव मेहंदापारा, Present, sir. ब्रज, चंदन, वृत, अभिषेक, Present, sir. कुश, Present, sir. प्रियांशी, Present, sir. धार्मिक, Present, sir. लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, Present, sir. नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, जयवीर,
पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल। चलो, एनीबडी एल्स रिमेनिंग? नील पटेल, ओके। अब्बन मनोज, पल्लव जगानी, वंश दलाल, कीर्मी, अनिरुद्ध बैरेट, वृत्त। हाँ बेटा, वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा। कल नेट इशू आ रहा था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की। आज अपलोड कर दूंगा मैं सारे जितने भी रह गए, ठीक है। ओम पटेल, कुश पटेल, हाँ आज मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। टुडे आई विल अपलोड ऑल द प्रीवियस वीडियोस, कल की भी और आज की भी, ठीक है। हाँ, आपका चैप्टर 6, मैं अभी वही बात करने वाला था। चैप्टर 6 आपका जैसे ही आज फिनिश हो जाएगा ना, कल से हम मॉर्निंग वाली क्लास में रिवीजन करेंगे, है ना। और इवनिंग वाली क्लास में आपका जेई एज इट इज चलेगा, ठीक है बेटा। आज चैप्टर 6 फिनिश करके कल से मॉर्निंग वाली क्लास में हम रिवीजन ही करेंगे। डेली डेली आपका रिवीजन चलेगा, है ना। आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो सेम 1 एग्ज़ाम के लिए रिवीजन चलेगा। और चैप्टर्स भी आप लोगों के सबके सेम ही है। अब तो दोनों स्कूल का चैप्टर्स सिलेबस भी सेम है, 1 to 5। तो रिवीजन का हमने प्लान रखा है। आज ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम रिवीजन करेंगे। इवनिंग में भी रिवीजन करोगे क्या? एक क्लास में रिवीजन कर लो ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना टेक्स्ट बुक के, हाँ मैं सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर से लेके 5th चैप्टर तक एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम रिवीजन क्लास में। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। सर मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट करवा देना और इवनिंग में सम करवा देना, तो दोनों में हो जाएगा। मॉर्निंग में कॉन्सेप्ट पार्ट 5 में। ऐसा कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। बोर्ड लेवल ही चलेगा लेकिन अपना, ऐसा नहीं मैं जेई लेवल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है ना आपका, ठीक है। सर ऐसा बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देना और इवनिंग में उसके सम करवा देना, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। नहीं बट ऐसा है ना, इवनिंग में सब बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते जेई वाले। इवनिंग में बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन बोर्ड में तो सब लोग अपीयर हो रहे हैं। तो मॉर्निंग में ही सब कुछ करेंगे अपन, थ्योरी न्यूमेरिकल सब करेंगे। जो भी करना है मॉर्निंग में ही करेंगे, समझ रहे हो। इवनिंग में फिर सारे बच्चे कहाँ आते हैं? इवनिंग में खाली वही जेई वाले ही आते हैं बच्चे। आप सर हमारे एग्जाम तो मंडे से चालू हो जाएगी। कितने दिन बचते हैं अपने पास ये देखो पहले। आज 16 अक्टूबर है ना, अपने पास 22 को पेपर है आपका। फिजिक्स का पेपर कब है? ट्यूसडे को। ट्यूसडे को? नहीं रुको, 22 को पैसा है, 22 को आएंगे ना मन तो। हाँ तो कितने दिन बच रहे हैं अपने पास? 5 दिन। सर हमारे पास 9 सर, अभी हमारे पास संडे तक का ही टाइम है, क्योंकि बाद में मॉर्निंग क्लास तो हम नहीं आ पाएंगे सर। अच्छा, हाँ तो फिर आप लोगों को तो मैं शाम को भी रिवीजन ही कराऊंगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रिवीजन ही करेंगे अभी 3-4 दिन फिर, ठीक है सर। वही बोल रहे थे। हाँ नहीं फिर सही है, फिर सही बात है। मॉर्निंग और इवनिंग भी रिवीजन कर लो और इवनिंग क्लास भी सब लोग ज्वाइन करना। फिर मैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम रिवीजन ही चला लेते फिर अपन, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते कंप्लीट, है ना। 1 to 5 चैप्टर एंटायर रिवीजन कर लेंगे अपन। सब लोग फिर ज्वाइन करेंगे, इवनिंग क्लास भी सबको ज्वाइन करना है फिर, ठीक है। हाँ, और रिवीजन अपना स्पीड में चलेगा फिर। ऐसा नहीं अपन आराम आराम से एक एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। फटाफट स्पीड में चलेगा सब कुछ, ठीक है। रिवीजन मतलब रिवीजन होता है ना, उसमें फिर कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हाँ, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रिवीजन ही चलेगा अब आपका। तो अपना काफ़ी 5 चैप्टर आराम से कवर हो जाएंगे 4 दिन में, है ना। मेरे ख्याल से 5 चैप्टर 4 दिन में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। 17, 18, 19, 20, है ना। फ्राइडे आज से ही शुरू कर देते हैं ना, आज इवनिंग से ही स्टार्ट कर देते, तो अपने को सैटरडे और संडे 3 दिन ही तो बचते अपने पास। मंडे को क्यों नहीं आओगे आप लोग? मंडे को क्यों नहीं आओगे? मंडे को पेपर है ना।
तो 1 बजे तक अच्छा 1 बजे तक एग्जाम है। सर अभी से ही कर देते हैं ना, वैसे भी 6 चैप्टर तो आने वाला है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं, फिर आज रिवीजन ही क्लास ले लेते हैं आप लोग, है ना, ऐसा ही करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, रिवीजन क्लास तो आज से ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा था, तो मंडे को आप लोग इवनिंग क्लास में तो आओगे ना, फिर मॉर्निंग का एग्जाम है आपका तो। हाँ सर इवनिंग में तो आ जाएंगे। हाँ तो मंडे को इवनिंग में भी आना है आपको। प्रिपरेशन करना। अरे तो इवनिंग में 1-1.5 घंटा तो दे ही सकते हो ना आप, इतना कितना प्रिपरेशन करोगे? 1.5 घंटे अरे सर हाफ ईयर का सिलेबस है और अरे तो 1.5 घंटे का क्लास है अपना, कौन सा 4 घंटे का क्लास लगा रहा हूँ, ठीक है ना। सर सुबह तक एग्जाम हो गए, हम लोग बस शाम का ही टाइम मिलेगा प्रिपरेशन। अच्छा तो शाम को इवनिंग में 1 घंटे का क्लास रख लेंगे, 1.5 घंटे का नहीं रखेंगे बस। लेकिन मॉर्निंग क्लास तो इवनिंग 1 बजे तक तो एग्जाम होगी, फिर कैसे पढ़ेंगे? 1 बजे तक एग्जाम होगी ना, तो 1 बजे के बाद खाना वाना खा के सो जाना और थोड़ा बहुत उठ के 1-2 घंटे पढ़ लेना। 4 बजे की क्लास है ना अपनी, तो 4 से पहले आपको 1-1.5 घंटा मिल जाएगा ना, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना उस टाइम पे। और 4 से 5 के बाद तो फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। चलो वो मैनेज करते हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं जैसा भी होता है ना। हम कवर कोशिश करेंगे कि संडे तक आपका एक बार सारा कोर्स रिवाइज हो जाए अच्छे से, है ना। संडे तक वी विल ट्राई कि आपका सारा कवर कर दे। आज से ही फिर अपन रिवीजन शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है चलो ऐसा करते हैं, है ना। तो आज फिर ईएमआई वाला पार्ट जो आपका रह गया है उसको इधर ही स्टॉप करते हैं अपना। म्यूचुअल इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग आपका जो जनरेटर वाला पार्ट रह गया है वो पार्ट हम फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज आपका रिवीजन क्लास ही ले लेते फिर अपन सब लोग, हाँ सर। है ना। और ऐसा तो नहीं अपने को बिल्कुल भी नहीं आता, अपना डब्बा बिल्कुल भूल है, ऐसा तो नहीं है ना। अपना सब थोड़ा बहुत तो जानते ही। चलो एनसीईआरटी की बुक के सॉल्व कर लेंगे सारे एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व कर लेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड में आपका एनसीईआरटी लेवल ही चलने वाला है ना। चलो आ जाओ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। हाँ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 चलो चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, ठीक है। देखो चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, है ना। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इसके अलावा भी कोई तरीका होता है क्या? जो मेजर तरीके हैं वो यही है। कौन कौन से? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो ये होते हैं, एक तो आपका कंडक्शन और दूसरा आपका हो गया इंडक्शन। इस पे कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है एग्जाम में और बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। इन दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है? जब भी आप कोई दो बॉडीज़ को पास में लाते हो, सपोज करो ये आपकी मेटालिक रॉड है ना, और इस पे आपका चार्ज है पॉजिटिव, और इसको आप किसी न्यूट्रल कंडक्टर के पास ले गए और आपने इस रॉड को टच करा दिया, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने इस रॉड को क्या करवा दिया? टच करवा दिया, ठीक है। इट इज कैंसल बट टॉपिक आर रिलेटेड। हाँ कैंसल पोर्शन है क्या ये? बट ये टॉपिक्स रिलेटेड है बेटा। देखो 1.1 उसमें जो क्वेश्चन है ना वो कैंसिल किया बोर्ड ने, पर टॉपिक्स रिलेटेड है।
हाँ तो आगे रिलेटेड होगा ना, तो इसलिए उसको पढ़ लो ना फिर बेटा, है ना। हाँ बोर्ड ने भले ही कैंसिल किया, लेकिन आगे वो किसी ना किसी क्वेश्चन में रिलेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ ही लो, ऐसे मत चलो। देखो कैंसिल का ना मुझे बिल्कुल भी कंसेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होता ही होता है। तो आप अगर एक एग्जाम्पल कैंसिल करते हो, एक को पढ़ लेते हो, तो फिर उससे क्या होता है, बच्चे के मन में ये आ जाता है कि सर ये तो कैंसिल हो गया, इसको कैसे पढ़ूं। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वही चीज़ आगे जाके फिर दूसरी जगह कनेक्ट होगी, फिर वहाँ कनेक्ट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ ऐसे मत समझो कैंसिल है, आप सारा ही पढ़ लो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा ही वो, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा वो, है ना। ऐसा नहीं है वो कैंसिल हो गया तो हमें बिल्कुल उसकी तरफ देखना भी नहीं है, हम उसके दुश्मन बन गए। चलो, तो कंडक्शन में क्या होता है, देखो जब आप किसी मेटल की बॉडी को दूसरी मेटल बॉडी से टच करते हो ना, अब यहाँ पे टचिंग होती है, टचिंग, इस चीज़ को फील करो। कंडक्शन का जब भी मतलब आएगा तब आपको टचिंग याद आनी चाहिए। जब मैं दो बॉडीज़ को टच करता हूँ तब कंडक्शन होता है। दो बॉडीज़ आपस में जब टच होती है तो चार्ज का फ्लो हो जाता है, कुछ चार्ज इसमें फ्लो हो जाता है ना। तो टच करने की वजह से, कांटेक्ट होने की वजह से जब आपका चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम वन मेटल बॉडी टू अनदर मेटेलिक बॉडी, देन दिस इज नोन एज योर चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यही इस मेटेलिक बॉडी को जो कि न्यूट्रल है, इस चार्ज रॉड के पास लेके आता हूँ। अब मैं इसको टच नहीं करवा रहा हूँ, है ना। पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, इसको मैंने टच करवा दिया। अब मैंने इसको इसके पास लेके गया, लेकिन बिना टच कराए इसके पास लेके गया, तो होगा क्या, इसकी सरफेस पे जो है नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी तो न्यूट्रल है, जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन दोनों के चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। तो विदाउट टचिंग जब आपका चार्ज इंड्यूस होता है बॉडी, है ना, विदाउट टचिंग जब आपका चार्ज इंड्यूस होता है किसी भी बॉडी पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया तो मैंने क्या किया, इसकी पॉजिटिव वाली साइड को अर्थिंग कर दिया। अब जैसे ही अर्थिंग करूँगा तो ये पॉजिटिव वाला चार्ज खत्म हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म हो जाएगा तो ये कंडक्टर पे खाली नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इस तरह से हम इंडक्शन की हेल्प से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब इस पे खाली नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। समझ आया सबको। तो एग्जाम में इस पॉइंट पे फोकस करा जाता है। जो क्वेश्चन आता है जनरली, देखो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चों से क्या चीज़ है उनको चेक करनी है, तो वो यही चीज़ चेक करते हैं, क्या बच्चा कंडक्शन और इंडक्शन के डिफरेंस को समझ पा रहा है, क्या वो इन दोनों प्रोसेस के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। ये उनका टारगेट होता है चेक करने का। जब भी क्वेश्चन अराइज होता है तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज होता है। अच्छा, एक तीसरा जो मेथड है ये होता है आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आप लोग क्या करते हो, दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हो, है ना। जैसे कि मैं ग्लास रॉड को रब करता हूँ सिल्क क्लॉथ से, सपोज करो, है ना। ये मेरा ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क क्लॉथ से रब किया। ये आपका सिल्क का कोई क्लॉथ है, ठीक है। तो जब आप दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हो, है ना, इन दोनों की रबिंग करी आपने, तो रब करने की वजह से जिस मटेरियल की ज़्यादा एफिनिटी होती है वो अपनी तरफ चार्ज को खींच लेता है ना, और जिस मटेरियल की कम एफिनिटी होती है वो चार्ज को लूज कर देता है ना। जिस मटेरियल के पास ज़्यादा ताकत है चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को अपने पास दबा के रखने की, तो वो चार्ज को खींच लेता है, और जिस मटेरियल के पास नई एबिलिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, तो वो चार्ज को लूज कर देता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, बताओ। सिल्क क्लॉथ की क्या एफिनिटी होती है, चार्ज को होल्ड करने की होती है कि चार्ज को लूज करने की होती है, बताओ। सिल्क क्लॉथ का क्या नेचर होता है, व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ सिल्क क्लॉथ? It will gain the charge or it will lose the charge? Yes, गेन करेगा, वेरी गुड। सिल्क क्लॉथ का जो बेसिक नेचर होता है चार्ज को होल्ड करके रखने का, तो जिस मटेरियल का नेचर होता है होल्ड करके रखने का, रबिंग के बाद वो चार्ज को होल्ड कर लेता है
और जिस मटेरियल का लूज करने का नेचर होता है तो वो चार्ज को लूज कर लेता है, ठीक है। इस तरह से इस पे चार्ज बॉडीज पे आ जाता है बाय द रबिंग। इस रबिंग की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तीनों प्रोसेस अपने को क्लियर है। इस तरह से अपन रिवीजन करते जाएंगे फटाफट। इसके बाद आता है आपका मटेरियल्स। तो अपने को मटेरियल सबको पता है ना, कितने तरह के मटेरियल्स होते हैं। देखो, एक आपका होता है कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, है ना। तो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये तो बचपन से आप पढ़ते जाते हो, ये सब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। बताओ कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कुछ भी कंडक्ट नहीं करता। और सेमीकंडक्टर, सेमी का मतलब होता है पार्शियली, मतलब पार्शियली कंडक्ट करता है, पार्शियली कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कंडक्टर में आप एग्जांपल्स दे सकते हो, कौन कौन से मटेरियल है आपके, जो भी मेटल्स हो गए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल्स हो गए आपके। इंसुलेटर्स में आपके प्लास्टिक्स हो गए, है ना, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मटेरियल्स है आपके जो नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में नाम आता है सिलिकॉन का, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पता होना चाहिए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इसका खतरनाक एप्लीकेशन होता है आपका सोलार में, है ना। आपके जो सोलार पैनल्स बने होते हैं वहाँ पे यही मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए सेमीकंडक्टर्स का कहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये तीनों पार्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। पता चल गया सबको बेटा? अब ये एग्जाम्पल 1 तो आपका हो गया। एग्जाम्पल 1 में इतना ही कंसेप्ट था। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है, देखो, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी देख लो, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, है ना। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं ना। किसी भी चार्ज को हमें ऐड करना है तो हम इसको ऐड करते हैं स्केलर क्वांटिटी की तरह। तो नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे निकालना है, सपोज करो इस पे Q1, Q2, Q3 इतने सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो नेट चार्ज किसी बॉडी पे निकालना है तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं, विच इज Q1 + Q2 + Q3, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस सेज दैट द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वी कैन ऐड द चार्जेस लाइक एनी स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है दैट इज योर चार्ज इज कंजर्व, है ना। चार्ज आपका हमेशा कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है ना। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, है ना। जैसे सपोज करो एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इससे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर दिए, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया, +2, ठीक है। इस तरह से चार्ज को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद एक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दबा के यूज होता है। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी आपकी है दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रॉपर्टी का हम दबा के यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि मैं कभी भी किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में, है ना, हमेशा जो ट्रांसफर होगा चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमेशा मल्टीपल्स ऑफ ई के फॉर्म में होगा। n टाइम्स ई के फॉर्म में आप चार्ज का ट्रांसफर करोगे। मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, है ना। कभी भी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कभी भी आप 2.5 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें यही बताता है कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में तभी कर सकते हैं जब वो इस फॉर्म में हो, है ना। तो जनरलाइज करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं Q = n × E, है ना। सो वी कैन ट्रांसफर द चार्ज एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, वेयर n इज योर एनी इंटीजर वैल्यू, है ना। वी कैन ऑलवेज ट्रांसफर द चार्ज एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप सबको इस प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबको क्लियर है, ठीक है।
तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। चार्ज मास पे डिपेंड करता है, मास पे, और वो सारी रिलेटिविटी वाली प्रॉपर्टीज़ होती है, वो यहाँ पे आपके बोर्ड लेवल पे नहीं पूछी जाती, एनसीईआरटी लेवल पे वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आ जाओ एग्जांपल नंबर 2, है ना, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सब लोग एक बार देखोगे इसको। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, अगर इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टोटल चार्ज पहले आप निकाल लो, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इंटू 10 कर दूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, है ना, इतना चार्ज आपका ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकेंड, इतना कूलम ऑफ चार्ज आपका ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकेंड, है ना। तो इतने कूलम को ट्रांसफ़र होने में आपको 1 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। अब इसको यूनिटरी मेथड अप्रोच लगाया करो, हमेशा आपके काम आएगा। इतना कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल आप इसको 1 से डिवाइड कर दोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी आएगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। इसको आप ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो 200 साल। मतलब आप सोच सकते हो कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है, और 1 कूलम को ट्रांसफ़र होने में 200 साल लग जाएंगे। बेटा जिंदगी क्या, पापा की और दादा की ज़िंदगी सबकी निकल जाएगी, कई पीढ़ी आपकी निकल जाएगी 200 साल में, तब जाके 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होगा। सोचो कितना बड़ा चार्ज है, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हो सब लोग? हाँ, 1 कूलम चार्ज आपका इतना बड़ा चार्ज होता है, इसको ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लग जाता है। चलो ये बात अगर अपन समझते तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.3 पे, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखो सब, एग्जाम्पल नंबर 1.3 सब लोग आ जाओ 1.3 एग्जाम्पल पे। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अपने पास एक कप ऑफ वाटर है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई एग्जाम में रिपीट भी होता है ना। एक अपने पास कप ऑफ वाटर है और हमें पूछा गया कि इस वाटर में कितना चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे H2O है और आपको पूछा गया इस H2O में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, आपको चार्ज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम्स, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम्स इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मतलब 18 ग्राम्स में और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने को पता रहता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री यहाँ पे लगेगी। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं 1 मोल में, ठीक है। तो 250 ग्राम में कितने आपके टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अगर हमें निकालना है, तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो देखो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, है ना। और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स आपके होंगे 250 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए। अब जैसे ही आपको इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले तो अपने को उसने चार्ज पूछा है, ठीक है, अपन को उसने चार्ज पूछा हुआ है ना। तो अब एक मॉलिक्यूल वाटर में, एक मॉलिक्यूल का मतलब H2O, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। 2 एटम आपके हाइड्रोजन के और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, है ना। टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, हाँ बताओ।
2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे, ठीक है ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स इस पे हो गए, है ना। तो टोटल आप निकाल लोगे यहाँ से, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना आपका चार्ज हो गया। और ये तो एक मॉलिक्यूल का चार्ज हुआ, ऐसे आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स है। तो इस पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड वाली से, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, और वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम्स। मतलब सोच सकते हो 250 ग्राम पानी में इतना सारा चार्ज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी से पूछा जाता है ये वाला बोर्ड एग्जाम में। सबको क्लियर हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा, सबको समझ आ रहा है ना? रिवीजन कर रहे हैं अपन? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा स्पीड इतनी रखूँ या फिर और ज़्यादा तेज कर दूँ? इतनी स्पीड मेरे ख्याल से इनफ है। ज़्यादा स्लो करना है क्या? स्लो करना हो तो बता देना। इतना ठीक है ना? चलो कहीं भी दिक्कत हो मेरे को बता देना, अपन वहाँ पे स्लो हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। चलो इतना स्पीड इनफ है। चलो इतना स्पीड इनफ है तो आ जाओ, अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कूलम्स का लॉ। अपने को कूलम्स के लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, हल्का हल्का ना। तो कूलम्स का लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका ग्रेविटेशन का लॉ होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ी एनालॉजी समझ लो, जैसे आपके पास 2 बॉल्स हैं, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। तो आपने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? Gm1m2 अपॉन r², ठीक है। Gm1m2 अपॉन r², फिर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। तो ये अपना हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से जब आपके पास 2 चार्ज दिए रहते हैं, सपोज करो एक चार्ज आपके पास Q1 है और दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है ना, और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है सेंटर से सेंटर का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। जैसा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है हमेशा एट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना। ग्रेविटेशन में कभी भी रिपल्जन आपने नहीं सुना होगा। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। बट आपका जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कैसा है ना। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें रिपल्जन होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनमें अट्रैक्शन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 2 नेचर है, वेदर इट विल बी रिपल्जन और इट विल बी अट्रैक्शन। बट ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर हमेशा फिक्स रहता है, दैट इज इट इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता था दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 1/4πε0, ठीक है। 1/4πε0, इसी को हम बोलते क्या? अच्छा ये बात आप सबको समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। सपोज करो हमारे पास 2 1 कूलम के चार्जेस हैं, ठीक है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस बन जाते। देखो कूलम्स लॉ पे, कूलम्स लॉ एक बार आपको पता चल गया तो इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। सपोज आपको 2 1 कूलम के चार्ज दे दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर। अब बेटा बताओ आप इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो सिंपल आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2, ये भी 1 कूलम है तो 1 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। तो आपका जो फोर्स हो जाएगा K के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू योर कांस्टेंट K। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा सपोज करो इन दोनों चार्जेस को मैंने किसी मीडियम में रख दिया। ये तो आपका तब होता है जब एयर में रखा है या फिर वैक्यूम में रखा है, ठीक है। तब आपका क्या कांस्टेंट लगता है? 1/4πε0। तब आप ये वाला K यूज़ करते हो, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसको किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, पानी में रख दिया, कहीं भी रख दिया। तो मीडियम के लिए अपन के पास क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, विच इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज योर एप्सिलॉन R, इसी को हम K भी बोलते हैं, विच इज योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। समझ आया सबको? अब जब आप इसको वाटर में रख दोगे या किसी दूसरे मीडियम में रख दोगे तब आप एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज़ करोगे, तब आप क्या यूज़ करोगे?
एप्सिलॉन m यूज़ करोगे। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में एप्सिलॉन m का वैल्यू रखूँगा तो एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन r टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे आप इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करोगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो विच इज़ k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेर k इज़ योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, ये वाला k और ये वाला k अलग है ना, ये k अलग है और ये k अलग है। इसको मैं k डैश कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। इसको मैं थोड़ा k डैश कर देता हूँ, ठीक है। चलो, इतनी बात अपने को समझ आती है। तो जैसे आप इस इक्वेशन को पुट करोगे तो आपका जो फोर्स का वैल्यू होगा मीडियम में कितना हो जाएगा, k टाइम्स एप्सिलॉन आप पुट करो, k टाइम्स एप्सिलॉन तो 1/k टाइम्स हो जाएगा ना, 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स योर ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। तो ये आपका नया जो फोर्स होगा जब आप मीडियम में रखोगे तो 1/k डैश टाइम्स योर ओरिजिनल फोर्स हो जाएगा। किसी भी मीडियम में आप रखोगे उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आपको पता है और तो आप सिंपल फोर्स निकाल लो और फोर्स को k से डिवाइड कर दो तो आपको उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो बेटा? यस, इस पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं अपने को। चलो इसी पे आ जाओ फिर। आपका एग्जाम्पल नंबर 1.4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1.4 में क्या है एनसीईआरटी का, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। दोनों फोर्सेस को अपन ने कंपेयर किया है, ग्रेविटेशन फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो पहले अपन ने दो चार्जेस लिए और एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया, ठीक है। उन दोनों के बीच का कंपैरिजन बताया हुआ है। बहुत शानदार एग्जांपल है एनसीईआरटी का, अगर आपने कभी ढंग से सॉल्व किया हो तो आपको पता चलेगा। सपोज करो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं एग्जांपल नंबर 1.4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.4। सपोज हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है और मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखो Gm1m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। डिस्टेंस आपको दिया होगा, कितना डिस्टेंस दिया है इसमें, अच्छा r² को r² ही ले लो, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम ले लो, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को तो इन दोनों की इंटेंसिटी कंपेयर करनी है। सपोज करो r डिस्टेंस है तो ये हो गया r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है e, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है e, तो k टाइम्स ऑफ e² अपॉन r², ठीक है। दोनों पे चार्ज सेम होता है लेकिन दोनों का मास अलग अलग होता है। चलो अब अपने को क्या करना है, दोनों के फोर्सेस को कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करेंगे तो अपन रेशियो निकालेंगे। कंपैरिजन का मतलब हम चेक करेंगे कौन सा फोर्स किससे कितना ज़्यादा बड़ा है, किस में कितना है दम, ठीक है। तो देखते हैं, हमने दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो रेशियो निकाला तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन k टाइम्स ऑफ e², ठीक है। r² से r² कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो अपने को G का वैल्यू भी पता है। G का वैल्यू सबको पता रहता है, कितना होता है बताओ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन kg²। इसके अलावा अपने को k का वैल्यू भी पता रहता है। k का वैल्यू कितना होता है बताओ तो, 9 इंटू 10⁻9, इतना ही होता है ना। अरे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना। अच्छा, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जल्दी से बताओ तो, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31। बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं भी लिखा हो ना क्वेश्चन में तो भी आपको याद रहना चाहिए, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये सारा डेटा सारा स्टैंडर्ड है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी खतरनाक सी, है ना, बहुत बड़ा सा आपको एक यूनिट मिल जाएगा। कितना यूनिट मिलेगा जब आप इसका रेशियो निकालोगे, हमने ग्रेविटी अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक किया है ना, तो ये आपको रेशियो मिल जाएगा। कितना रेशियो आएगा इसको सॉल्व करके आप निकाल लेना, है ना। तो इस यहाँ से हमें पता चलेगा, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा फोर्स कितना ज़्यादा बड़ा है ना। तो आपकी बुक में देखो निकाला हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है। तो इसका उल्टा कर देना, उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है बेटा, 2.4 के अराउंड आ रहा है ना, 2.4 इंटू 10⁻39। तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका कितना स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स
एज कम्पेयर टू योर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज योर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना। जो ग्रेविटी का आपका फोर्स होता है, दिस फोर्स इज योर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज योर वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स होता है ना। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। सपोज करो आप 80 किलो के आप हो और आपके पापा 100 किलो के हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ख़ानदान है, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, ठीक है। 80 किलो के आप हो, आपके पापा 100 किलो के हैं, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स आप दोनों के बीच में निकाल के देख सकते हो, विच इज़ Gm1m2 अपॉन r²। जब आप ये निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है, 1 न्यूटन से बहुत कम आएगा। देखो, क्योंकि G का वैल्यू कितना छोटा होता है, जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो आप सोच सकते हो आपका जो फोर्स है वो कितना छोटा आ रहा है, 10⁻⁻⁻ में आ रहा है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटी फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, है ना। इससे कमज़ोर फोर्स दुनिया में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स को हम वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इस एग्जाम्पल से उनका यही बताने का मतलब था। उसके बाद इसका एक और पार्ट है। पहला पार्ट तो कंपैरिजन किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन किया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी कंपैरिजन किया है। उसके बाद उनके एक्सेलरेशंस भी निकाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप ये वाला एग्जांपल समझ गए हो। क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत हो तो बीच में बताते जाना, अपन रुक जाएंगे उस पर, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो? यस बेटा, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? हाँ, हम इसी स्पीड पे चलेंगे बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट, बड़ा मजा आएगा। चलो आगे चलते अपन। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.5, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.5। ये भी काफ़ी शानदार एग्जाम्पल है, काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करते हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1.5 पे आ जाओ। देखो क्या दिया है इसमें, अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड। अच्छा, एक चार्ज को अपन ने ऐसे स्प्रेड करके रखा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर है अपने पास और इस पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अपन ने, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा ऐसा इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इससे दूर अपन ने एक और चार्ज रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक और मेटेलिक स्फीयर है, इस पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय नायलॉन थ्रेड, अनदर मेटेलिक स्फीयर बी इज हेल्ड बाय इंसुलेटिंग हैंडल। अच्छा, यहाँ पे इंसुलेटिंग हैंडल है ताकि इसका चार्ज लीक ना कर जाए, और यहाँ पे नायलॉन की थ्रेड है, ठीक है। इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब क्या किया उसने, इंसुलेटिंग हैंडल से उसको क्लोज लेके आए ए के पास। ये जो बी बॉल है इसको अपन ए के पास लेके आए। अब जैसे अपन ए के पास लेके आए, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इनको लेके रखा है। द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ ए इज नोटेड फॉर एग्जाम्पल बाय शाइनिंग द बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी, ठीक है। अब ए और बी को अपन ने टच किया किससे, सी और डी से, ठीक है। ए और बी को अपन ने टच किया, अपने पास दो मेटेलिक स्फीयर्स और है। ये आपका मेटेलिक स्फीयर सी है, यहाँ पे अपन ने एक मेटेलिक स्फीयर रखा है सी, और यहाँ पे एक और मेटेलिक स्फीयर रखा है अपन ने डी, ठीक है। अब अपन ने ए को सी से टच कराया और बी को डी से टच कराया। ए को किससे टच कराया, सी से, और बी को किससे टच कराया, डी से। और उसके बाद हमने क्या किया, टच कराने के बाद फाइनली उन दोनों का सेपरेशन फिर अपन ने कम कर दिया। ऐसा ही दिया ना क्वेश्चन में, हाँ। स्फीयर्स ए एंड बी आर टच बाय एन अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी। अच्छा, ये दोनों स्फीयर अनचार्ज है ना, मतलब न्यूट्रल है। ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, ये दोनों न्यूट्रल स्फीयर है आपके गिवन में। A and B are touched by an uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure, and C and D are then removed and B is brought closer to A by a distance of 5 centimeter between the centers. अच्छा, जैसे ही आपने इन दोनों को अनचार्ज स्फीयर से टच कराया तो इसमें जो प्रोसेस होगा दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। कंडक्शन की वजह से ये वाले स्फीयर में कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा, है ना। जैसे इस पे 4 चार्ज थे तो 2 चार्ज इसमें फ्लो कर गए, इसका चार्ज कम हो गया। इस पर भी जब टच कराया तो इसमें से एक चार्ज इसमें फ्लो कर गया, इसका चार्ज कम हो गया। तो फाइनली अब ए के पास कितना चार्ज बचा, इसने डायग्राम में बड़ा अच्छे से समझाया। देखो, ए के पास फाइनली जो चार्ज बचा, कितना बचा, 2 ही चार्ज बचे आपको समझाने के लिए, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो गया बाय कंडक्शन, है ना। और इसके पास कितना चार्ज बचा, 1 ही बचा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन अपन ने कम कर दिया, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब अपन ने कर दिया 5 सेंटीमीटर।
तो आपको बोला गया है कि फाइंड द फाइनल फोर्स, है ना, इनिशियल फोर्स कितना था और फाइनल फोर्स कितना था। तो सपोज करो अब इस पे फोर्स लग रहा है एफ डैश, और इनिशियली जब ये दोनों ये वाली स्टेट में थे, पहली वाली स्टेट में, तब इन पे फोर्स लग रहा था एफ। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड एफ डैश। समझ आया सबको, है ना, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड एफ डैश। मतलब इनिशियल स्टेट में जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फाइनल स्टेट में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा दोनों पे चार्ज डिवाइड हो गए, चार्ज का ट्रांसफर हो गया बाय कंडक्शन, है ना। तो आपका एफ डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, के टाइम्स q/2 इंटू क्यू डैश अपॉन 2, दोनों के चार्ज डिवाइड हो गए ना। तो चार्ज जब आपके डिवाइड हो गए और रेडियस भी आपने आधा कर दिया, रेडियस भी आपने आधा कर दिया, चार्ज भी आपने डिवाइड कर दिया, तो इसका फोर्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। देखो क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपका जो नया फोर्स होगा वो F के बराबर आ गया, है ना। तो इतना सब प्रोसेस होने के बाद भी फोर्स का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से 4 का फैक्टर और 4 का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से कैंसिल हो गया। तो आपका इनिशियल फोर्स जो लग रहा था वही फाइनल फोर्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और देखो आंसर क्या आया, F इज इक्वल टू एफ डैश, मीन्स फोर्स विल रिमेन अनअल्टर्ड। अभी आपको ऐसे हवा में तो पता चलेगा नहीं, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कंडक्शन हुआ, कंडक्शन की वजह से चार्ज ज़्यादा हो गया, इसको मैंने इससे टच कराया, इसको मैंने इससे टच कराया, दोनों का चार्ज ज़्यादा हो गया, फिर मैंने दोनों का सेपरेशन भी आधा कर दिया, जब मैंने सेपरेशन भी आधा कर दिया फिर मैंने फोर्स निकाला, तो मुझे पता चला कि दोनों के बीच में फोर्स तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, फोर्स में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। बात को समझ पा रहे हो बेटा? हाँ, वो कैंसिल हो गया वो वाला पार्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते जाते हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम से पहले अगर आप इस तरह का रिवीजन करोगे ना, इसको बोलते हैं अपन क्विक रिवीजन। ठीक है, इस तरह का रिवीजन कराऊंगा, आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, आपको कोई टेंशन आएगी नहीं, बिल्कुल मजे से आप जाओगे, एकदम 100% कॉन्फिडेंस। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी फुल में से फुल लेके आएगा। चलो इधर आ जाओ, अब अपन चलते आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अच्छा, अब आता है आपका एक लॉ जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी काम आता है। ठीक है, अब ये जो लॉ बताने जा रहा हूँ, ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का लॉ क्या बोलता है, देखो बड़े ध्यान से सुनो। सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है ना। यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है। तो अगर मुझे सपोज करो Q1 चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है ना, तो Q1 चार्ज पे देखो ये सभी चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा, है ना। Q2 की वजह से भी फोर्स लगेगा कुछ, है ना। फिर Q3 की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा, और ये वाला चार्ज कौन सा रह गया, Q4 की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक चार्ज पे अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि चाहे आप 1000 चार्ज रख लो इधर, चाहे आप लाख चार्ज रख लो, चाहे आप 1 करोड़ चार्ज रख लो, लेकिन इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पे खाली 2 ही चार्ज होते, सपोज करो यहाँ पे Q1 और Q3 होता, तो तब इस चार्ज पे जितना फोर्स लगता उतना ही फोर्स अभी भी लगेगा जब यहाँ पे आपने Q4 और Q2 को भी यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है, चाहे आप लाख चार्ज रख लो इधर, चाहे आप करोड़ चार्ज रख लो, इन दोनों के बीच के फोर्स का, किसी भी 2 चार्ज के बीच के फोर्स का, उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो बस अब अपने को कुछ करना ही नहीं है। अब आपको क्या करेगा, वो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम देगा। देखो सपोज करो उसने आपको इस तरह का सिस्टम दे दिया, अब इस पे क्वेश्चन आता है इस तरह का। सपोज करो आपको कभी स्क्वायर दे देगा, कभी ट्राइंगल दे देगा, कभी हेक्सागोन दे देगा, कभी पेंटागोन दे देगा। ठीक है, इस तरह से आपको चार्जेस दे देगा। सपोज करो 4 चार्ज रखे हुए कॉर्नर पे, एक 1 कूलम का चार्ज है, ये भी 1 कूलम का चार्ज है, ये भी 1 कूलम का चार्ज है, ये भी 1 कूलम का चार्ज है। सबका डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब आप बताओ ये फर्स्ट चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस फर्स्ट चार्ज। इस तरह का सवाल आपको पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी भी चार्ज की वजह से आप फोर्स निकालोगे तो वो दूसरे चार्ज की वजह से इफेक्ट
नहीं होगा। तो चलो सब चार्जेस की वजह से निकालो। इस चार्ज की वजह से फोर्स इधर लगेगा, है ना, सब पॉजिटिव चार्जेस ही अपने पास, तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और ये वाले चार्ज की वजह से फोर्स इधर ऐसे डायगनली लगेगा, ठीक है। तो अब आपको वेक्टर्स को ऐड करना है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ होता है, दैट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये अपने को पता होना चाहिए, हम बचपन में पढ़ के 11th क्लास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में वेक्टर का लॉ पता होना चाहिए। ये लॉ हम लगाएंगे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो सपोज करो ये आपको फोर्स मिल गया, दिस इज सपोज F1, दिस इज सपोज F2, दिस इज सपोज F3, है ना। तो पहले आप निकालोगे F1 और F2 का रिजल्टेंट। F1 और F2 का रिजल्टेंट आपको पता ही है, कैसे निकालते हो बताओ, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। उसमें आप ऐड कर दोगे F3 का वैल्यू, तो आपको नेट फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो बेटा सब लोग, पता तो चल रहा है ना क्या पढ़ रहे हैं अपन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है किसी भी चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स आपका इफेक्ट नहीं होता है। अब वो क्या कर सकता है, इसमें आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपको शेप चेंज कर सकता है। कई बार वो ऐसे ट्राइंगल दे देगा और बोलेगा बेटा बताओ चलो ये वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है इन दो चार्जेस की वजह से। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसको 1 कूलम कर देगा, इसको 2 कूलम कर देगा, इसको 3 कूलम कर देगा, डिस्टेंस 1 2 3 कर देगा और आपके साथ गेम खेलेगा। चलो बेटा निकालो फोर्स, निकालो इस पर कितना लगेगा, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप दोनों वेक्टर्स का फोर्स निकाल लोगे, दिस इज योर F1 वेक्टर, दिस इज योर F2 वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट कर रहे हैं। तो आप वापस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। इस तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम इतनी बात समझते हैं तो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.6, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 देखो। ट्राइंगल दे दिया उसने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल में भी उसका फेमस ट्राइंगल होता है, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है ना, एंगल अपने को पता रहता है, साइड्स भी अपने को पता रहता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। सबसे फेवरेट ट्राइंगल होता है किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल नहीं देगा तो वो आइसोसेलेस दे देगा, और क्या कर लेगा बताओ। आइसोसेलेस में निकाल लेना आप, दो साइड्स इक्वल हो जाएगी, दो एंगल सेम हो जाएंगे, तीसरा एंगल आप फाइंड कर लोगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। सपोज ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये आपको मिल जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एंगल्स आपको पता चल जाएंगे, साइड्स आपको गिवन होगी। इसके बाद आपका खेल सारा ट्रिग्नोमेट्री का है। फिर आप परपेंडिकुलर निकालो, बेस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, फलाना निकालो, टिकाना निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल सब लोग ट्राई करोगे 1.6 और 1.7, ठीक है। 1.6 और 1.7 सब लोग ट्राई करोगे। और अब इवनिंग वाली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक सब क्लियर हो? सर इवनिंग क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो आज मॉर्निंग क्लास में आप यहाँ तक कवर कर लेना, आपका एग्जाम्पल नंबर 1.7 तक, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.7 तक सब कवर कर लेना, जितना भी मैंने आज आपको पढ़ा दिया, ठीक है बेटा। 1.7 तक सब सॉल्व कर लेना। इवनिंग क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं शाम को। बाय बाय सर, थैंक यू।